में मंच पर बहुत लंबा पैनल है मंच का और बहुत समृद्ध भी, जैसा अक्षत कह रहे थे। और इसमें मैं बहुत आपका समय लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ कहना था कम शब्दों में जन संदेश टाइम्स में कल ही कह दिया है, तो उसमें से कुछ यदि कहूँगा तो आकृति होगी और आपका मन बेकार हो जाएगा। आम तौर पर मुझे जब भी भोजपुरी अध्ययन केंद्र में बोलने आया हूं सर, तो विंध्याचल जी के गड़गड़ाहट के बाद मुझे तो उस गड़गड़ाहट में संभलने में ही सारी चीजें मेरी चली जाती थी। आज सर के आग्रह पर मैं विशेष तौर पर विजयनाथ मिश्र सर का धन्यवाद देना चाहता हूं उस गड़गड़ाहट से थोड़ा सा, क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से विंध्याचल जी अपनी बातों को रखते हैं और आप सब उनके वक्तृत्व कला के प्रशंसक हैं, ये मैं जानता हूँ, आपका चेहरा बता रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आज के विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, अध्यक्षता कर रहे और वक्तागण और इस पुस्तक के लेखक, सबको एक साथ अपना सादर अभिवादन प्रेषित करना चाहता हूं और कुछ बातें मैं आपसे इस पुस्तक के संदर्भ में साझा करना चाहता हूं। देखिए, अभी एक रंग पर मेरा ध्यान जा रहा था बैठे बैठे, जब मंच पर बैठे थे। जो प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र सर ने प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल को उत्तरीय पहनाया, तो उसका रंग देखिए वो हरा है। और इस पुस्तक का कवर भी आप देखिए तो कर रहा है। और जब आप इसके यात्रा वृत्तांतों से गुजरेंगे तो प्रकृति भी सर्वाधिक रूप में उपस्थित हुई है और उसमें हरियाली बहुत ज्यादा है। नदी, नाले, पर्वत, पठार, यही ज्यादा है। और यहाँ के लोग, जिनको लेखक ने हाशिए का समाज कहा है, वह प्रमुखता से उभर कर आया है। तो इस हरियालीपन का जो अनुभव हम लोग इस गर्मी में भी यहाँ महसूस कर रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से, वह कहीं न कहीं उस उत्तरीय से प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र हम लोगों को उस पुस्तक से सीधे जोड़ देना चाह रहे थे। कम से कम मैं तो अपने आप को उससे जोड़ ही रहा था। देश देश परदेश जो किताब है, इसमें आप यदि शुरू से ध्यान दीजिए तो विंध्याचल जी अपनी बात अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि ये यात्रा वृतांत ही उसे ज़्यादा कहना पसंद करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे यात्रा संस्मरण कहने के पक्ष में ज़्यादा हूँ, क्योंकि स्वयं लेखक और प्रकाशक दोनों ने इसे यात्रा संस्मरण कहकर ही प्रकाशित किया है। मैं सर के और प्रकाशक के साथ इस विषय पर जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कभी वृतांत की बात करते हैं तो जिन यात्रा वृतांतों से हम गुजरते हैं, इसमें से बहुत प्रसिद्ध है अज्ञे का अरे आयावर रहेगा याद, तो उसमें यात्रा का वृतांत वृत्त ज्यादा होता है, घटनाओं की उपस्थिति अधिक होती है। इस पुस्तक से गुजरने पर आपको महसूस होगा कि वो सिर्फ वो घटना या भूगोल या स्थिति के रूप में उपस्थित उसमें नहीं होता, बल्कि उस यात्रा के क्रम में आने वाली कई छोटी छोटी चीजों को भी लेखक बड़ी संजीदगी के साथ उसका स्मरण करता है और उस यात्रा से उसको जोड़ता है। जोड़ने के क्रम में वह ड्राइवर भी हो सकता है, वह वहाँ का स्थानीय निवासी भी हो सकता है, और पुस्तकों से पढ़ा हुआ ढेर सारा ज्ञान
जिसकी तैयारी करके लेखक गया होता है, उन सारी चीजों को जोड़ते हुए वह उस अपने संस्मरण को बनाता है। वृत्तांत को मुझे लगता है कि उस रूप में उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है, डायरी नुमा उस तरह से कि कथावार। इसका एक और कारण ये है कि आप देखिएगा कि इन सारे यात्रा संस्मरणों से में अंतर कथाएं बहुत ज्यादा आई हैं, छोटी छोटी अंतर कथाएं, जिसको कई बार आपको लगेगा कि ये कहां से इस यात्रा में इसका कोई संबंध इसमें नहीं दिख रहा है। किसी ड्राइवर के माध्यम से, किसी किताब के हवाले से, किसी और चीजों से, वह मुझे कई बार उसको रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए, और कहीं न कहीं प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल जी के दिमाग में ये चीजें रही हैं, जिसमें वो वृत्तांत के रूप में न प्रस्तुत करके संस्मरण के रूप में, संस्मृति के रूप में उन सारी चीजों को हमारे बीच उपस्थित करते हैं। पूरी यात्रा पुस्तक में आप, यात्रा संस्मरण में आप देखेंगे तो उत्तर भारत, उत्तर पूर्व प्रमुखता से उभर कर आया है। इसमें मंच पर डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र जी मौजूद हैं। लंबे समय से उत्तर पूर्व में लंबा समय उन्होंने बिताया है। सौभाग्य से 1 साल मुझे भी वहाँ रहने का मौका मिला है, और जिन यात्राओं, शिलोंग की जिस यात्रा का जिक्र प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल कर रहे हैं अपने संस्मरण में, उन जगहों से मैं भी गुजरा हूँ। एक वह जो जहाँ से बहुत सीढ़ी के नीचे उतरने वाला प्रसंग है, उसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा भी है कि एकमात्र इकलौते कवि हैं हिंदी के जो उस सीढ़ी में, प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल हिंदी के महत्वपूर्ण कवि वहां उतर पाए हैं। बाकी का तो जवाब दे देता है कि उतने नीचे सीढ़ी के नीचे उतरने का जोखिम नहीं उठा पाते हैं। डबल डेकर ब्रिज, तो वो एकदम फिर उसको चढ़ने के क्रम में जो सारी चीजें घटित होती हैं वो सब आप देखते हैं। उसी डर से आमतौर पर लोग वहां जाने से कतराते हैं। तो उन उत्तर पूर्व की जिन स्थितियों का जिक्र अपने संस्मरण में, उत्तर, चाहे अंडमान वाली यात्रा हो, चाहे शिलोंग वाली यात्रा हो, चाहे सिक्किम वाली यात्रा हो, उन सारे संदर्भों में जो एक चीज मुख्य रूप से मुझे महसूस हो रहा था, चूंकि मैं वहां रहा हूं, मैंने देखा है कि पर्वतीय प्रदेश जितने हैं उन सारे प्रदेशों में एज ए टूरिस्ट जब आप जाते हैं तो आह और वाह के छोड़कर आपके मन से कुछ निकलता नहीं है मुंह से। क्या खूबसूरत वादी है, क्या सुंदर पर्वत है, क्या सुंदर अच्छी अच्छी नदियां हैं, पठार हैं, लेकिन जीवन यापन कितना कठिन होता है। आप यदि उन जगहों पर रहेंगे तो आपको महसूस होगा। और ताजुब की ये बात ये होती है कि उन सारे लोगों की जो स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं, जो उनकी संस्कृति होती है, उनकी सभ्यताएं होती हैं, जो उनका सामाजिक सरोकार होता है, मुख्य धारा में मध्य भारत में रहने वाले लोगों की निगाह में उसकी कोई जगह नहीं होती है। दिल्ली जैसे राजधानी जैसे शहरों में उत्तर पूर्व को लेकर जो घटनाएं घटती रहती हैं, उन सबसे हम सब परिचित हैं। वो सारी संवेदनाएं यदि आप वहां देखेंगे तो इस यात्रा में लेखक उन हाशिए के लोगों को न केवल प्रकृति का वर्णन करता है, बल्कि वहां के लोगों की स्थितियों का भी उस यात्रा संस्मरण के माध्यम से उभारने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से लेखक वहां के उन लोगों के जीवन को देख रहा है और कैसा उनका जीवन है। मुझे एक घटना याद आ रही है, जब मैं डिपू में था सर, वो 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी एक साथ अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में, जिधर सरदाहू की यात्रा कर रहे थे। और उत्तर भारत में यदि एक साथ 9 लोगों की हत्या कर दी जाती है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि अखबार की हेडिंग का स्वरूप क्या क्या होता है। बड़े बड़े अक्षरों से, बहुत सारी चीजों से
और हमारे साथ उस समय अवधेश त्रिपाठी वगैरह साथ में रहे थे। उन लोगों ने सारे पेपर की कटिंग इकट्ठा किया था और मुझे दिखाया था। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मध्य भारत में जो वह खबर छपी थी वह एक लाइन की प्रायः हिंदी और अंग्रेजी की सारी अखबारों में छापा था कि 9 लोग वहां मारे गए। तो जो मुख्य भारत और हाशिए का भारत है, और इसीलिए जो वो समस्याएं हैं, उपेक्षाएं हैं, विंध्याचल जी अपनी बात रखते वक्त कह रहे थे कि वो जो घर में लौट आने की बेचैनी, मैंने इसको थोड़ा उलट रूप में देखा है। मैंने कोशिश की है कि ये इस रूप में देखा जाना चाहिए कि हम 2-4 दिन में, 5 दिन में हमारी ये स्थिति हो जाती है कि हमें उत्तर भारत याद आने लगता है कितनी जल्दी हम अब, क्योंकि उन सारी चीजों से जहां अखबार उत्तर भारत में 3 रुपये में मिल रहा हो, आपको वहां 10 रुपये में मिलेगा। दैनिक जीवन की जहां सब्जियां बेचने के लिए डिफू बाजार में जो महिलाएं यात्रा करके सब्जियों को बेचने के लिए आती थी, कई बार हम लोग उन महिलाओं से बात करते थे तो बताती थी कि सुबह के 4 बजे वो निकलती हैं अपने घर से, तब 10 बजे तक बाजार पहुंचती हैं और बेचकर जब वापस लौटती हैं तो रात के 10-11 बजे घर पहुंचती हैं। अंदाजा ये तो फिर भी गनीमत है कि दूरी समय थोड़ा सा लग रहा है। जब आप लामडिंग से डिफू के तरफ जाएंगे सर, तो लामडिंग से डिफू के बीच में कुछ नहीं है सिवाय जंगल का। जब ट्रेन वहां से खुलती है तो केवल जंगल है। हम लोग उसी समय वहां ट्रेन के गेट पर खड़े हो जाते थे, राजधानी से जाते थे, रात में वहां राजधानी पहुंचती थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल जाए वो दीमापुर और फिर हम लोग को वहां से लौट कर आना पड़े। उस अंधेरे में पता ही नहीं चलता था कब स्टेशन आ जाए। इतना घना जंगल और पहाड़, उन पहाड़ों से चढ़कर वो महिलाएं, स्त्रियां उतरती थीं और वो मुश्किल से 100-150 रुपये की जो कुछ कमाई जो पठार पर वो लोग उपजाते थे। इन त्रासदियों का, इन सारी चीजों का जब सौंदर्य की अनुभूति आप कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ साथ उत्तर भारत आपको खूब याद आ रहा होता है। हम भी जब वहां नौकरी करते थे तो मुझे लगता था कि 2-4-10 साल यदि मैं यहाँ रह गया तो फिर जीवन में उत्तर भारत लौट नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी कनेक्टिविटी की समस्या आपके साथ होती है। अपने माता पिता से मिलना भी कठिन हो जाता है कि जब आप फ्लाइट के थ्रू आप बार बार आने की नौबत आएगी और सारी चीजों को देखने को। कहीं ना कहीं प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने अपनी इन यात्राओं में जो बार बार घर लौट कर आने की, एक तो वह स्वरूप है ही कि घर आपको बांधता है, घर आपको एक स्वरूप प्रदान करता है, वो तो है ही, लेकिन एक बेचैनी और एक इशारा लेखक का कहीं ना कहीं इस तरफ भी है जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहता था। स्फटिक शिला से संबंधित जो संस्मरण है इस पूरी किताब में, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्मरण है। मैं तो संस्मरण मानने के लिए तैयार नहीं हूँ उस संस्मरण यात्रा वृतांत को। कुछ वृतांतों को यदि हटा दिया जाए तो शुद्ध रूप से वो निराला की स्फटिक शिला कविता की आलोचना और एक नई दृष्टि से उसके राजनीतिक पक्षों को बहुत बढ़िया डॉक्टर विंध्याचल यादव ने आपके पक्ष में, आपके साथ में रखा। लेकिन कवि का जो मूल स्वरूप उसमें उभर कर, जो लेखक का मूल स्वरूप उभर कर आया है, उसके तरफ ध्यान उनका नहीं दिया जा पाया शायद। पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो राम कथा है, राम का स्वरूप जो है, उसको ही एक नए नजरिए से देखने की कोशिश की है प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने उस संस्मरण में, जहां उनका मानना है कि तुलसी ने चरित्र के रूप में तुलसी राम को अपनी रचनाओं में उपस्थित किया है। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल निराला के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि हमें उसको व्यक्ति रूप में देखने की जरूरत है। चरित्र ज्यादा प्रमुखता में हमारे सामने उपस्थित हो गया है और व्यक्ति, और जब व्यक्ति कहते हैं तो जब राम के बारे में, किसी राजा के बारे में आप सोचते हैं, कोई ये करते हैं, तो एक बड़ा सा स्टैचू बना दिया जाता है आपके सामने और वो सारी चीजें उपस्थित हो जाती हैं जिसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाई देने लगता है, सब उसी को दिखाने की कोशिश की जाती है। उसके भीतर भी
राग द्वेष प्रेम मोहब्बत सब कुछ होता है, वो अलग अलग तरीके से छन छन कर कुछ आ गया तो आ गया, और लाज लिहाज से तो प्रेम मोहब्बत तो छिप ही जाता है। उस एक प्रसंग को श्री प्रकाश शुक्ल ने वाल्मीकि और तुलसी और निराला के हवाले से जिस रूप में उद्घाटित किया है, वह इस पूरी पुस्तक का मुझे लगता है सर्वाधिक सबसे बड़ी उपलब्धि है। राम के जिस चरित्र को जिस रूप में पहले उपस्थित किया गया था, और आप ध्यान दीजिए कि ये संभव तब हो पाता है जब वो यात्रा पर जाता है। प्रोफेसर प्रकाश शुक्ल ने उस यात्रा वृत्तांत में इसका जिक्र किया है कि यदि मैं यहाँ नहीं आता तो शायद यह एंगल नहीं देख पाता। विद्याचल जी कह रहे थे प्रेम के उस संदर्भों में कि प्रोफेसर प्रकाश शुक्ल और सुनीता जी, जिसका खंडन विजयनाथ मिश्र जी ने किया कि सुनीता जी तो गई ही नहीं थी उस यात्रा में, वो तो घर में थी। लेकिन राम और सीता के जिन संदर्भों को स्फटिक शिला के माध्यम से प्रेम और उनके एकांत का, और उसके फलस्वरूप उसमें जब कोई उस पर विघ्न चोंच मारता है और उसके फलस्वरूप जो गुस्सा उत्पन्न होता है, उन्होंने लिखा है, एक अंश में आपको सुनाना चाहूंगा। प्रेम जब बाधित हुआ तो गुस्सा स्वाभाविक था। चोट खाया प्रेम फुफकार उठा, और यहीं से राम का रति भाव वीरत्व की व्यंजना से भर उठा। फिर क्या था? चोट खाया प्रेम अपनी प्रत्यंचा में कठोर हो गया, और आगे जो कुछ हुआ वह सब जानते हैं। वध, केवल वध। अरण्य कांड से लंका कांड तक राम का पूरा मानस राक्षसों के वध करते ही बीता। राम का कोमल मन लगातार कठोर होता गया है। आज चित्रकूट में न होता तो शायद इस तरह से इस पूरे प्रसंग को नहीं देखता। मुझे इस तरह से सोचकर अच्छा लग रहा है। अब तक इस प्रसंग को अन्य किसी ने इस तरह से देखा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं अपनी सोच को लेकर लगातार सोच रहा हूं और रोमांचित भी हो रहा हूं। बात मौलिकता की नहीं है, मूल की लौकिकता की है, और मैं स्वयं को इस मूल की लौकिकता से अभिभूत हो रहा हूं। ये जो मूल की लौकिकता की जो बात प्रोफेसर प्रकाश शुक्ल करते हैं, कहीं न कहीं यहाँ उनका कवि पक्ष ज्यादा हावी हुआ है आलोचक पक्ष से, और कवि हृदय होकर उन सारे प्रसंगों को देखने की कोशिश की है, और राम क्यों आखिर बाद के संदर्भों में वीरत्व को प्राप्त कर लेते हैं और उनका प्रेम पक्ष छूट जाता है, उसको महर्षि वाल्मीकि वगैरह से संदर्भ देकर जो राम के चरित्र को उन्होंने उपस्थित किया है, यह मुझे लगता है कि इस यात्रा संस्मरण की बड़ी उपलब्धि है, और इसे महत्वपूर्ण रूप से मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जब यात्रा में होते हैं तो आम तौर पर हम तथाकथित जो मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे वाले समूह जो विश्वविद्यालयों वाले लोग जो माने जाते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा की संख्या, कम तो होते हैं, कम तो हैं ही, ज़्यादा होता है कि ड्राइवर वगैरह से बात करना नहीं चाहते। वो मान कर चलते हैं कि अरे वो ड्राइवर हो तुम ना, चुपचाप गाड़ी ड्राइव करना तुम्हारा काम है, तुम चलो और मुझे पहुंचा दो। इस पूरे यात्रा प्रसंग में ड्राइवर को यदि आप रेखांकित कीजिएगा तो बड़ा रोचक रूप उसका उपस्थित आता है। यहाँ तक कि प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी के ड्राइवर वो भी शामिल होते हैं। उनसे संवाद करके, उनसे जान करके, उनकी बातों के आधार पर उन जिन जगहों से वो गुजर रहे होते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है यदि लेखक उनसे संवाद नहीं करता तो शायद जिस हाशिए के देश को वह रेखांकित करना उनका उद्देश्य रहा होगा, पता नहीं लिखने के वक्त उनका उद्देश्य रहा है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अलग अलग समय में लिखा गया वो सारा का सारा संस्मरण है। तो इसलिए उसके माध्यम से, उन स्थानीय लोगों के माध्यम से जो स्वरूप उभर कर आता है वह हाशिए का देश बनता है। यात्राएं तो इसके पहले भी प्रकाश शुक्ल जी ने बहुत की थी, और पहाड़ी इलाकों का भी, शिमला वगैरह भी सर 2015 से 2022 जो 8 वर्षों का यात्रा वृत्तांत
इसमें मुख्य रूप से उपस्थित हुआ है। उसके पहले की यात्राएं भी प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल जी ने की थी, जिसमें दिल्ली, जहाँ राजनीतिक हलचल सर्वाधिक होती है और दिल्ली सब कोई जाना चाहता है, शिमला भी लेखक जाता है, लेकिन वहां तक वो सारी चीजें उस रूप में उभर कर, शिमला वाले प्रकरण में थोड़ा बहुत कुछ चीजें विस्तार धीरे धीरे होती हैं। तो इन 9, कुल मिला के 9 संस्मरण इस पुस्तक में है। 8 तो उत्तर भारत और वो तमाम चीजें प्राकृतिक से संबंधित जो चीजें हैं वो हैं, लेकिन 9वां जो है वो मैं महत्वपूर्ण इसलिए इस 9वें को देखता हूं कि यदि आप उसको ध्यान से देखना चाहेंगे तो एक जवाब तो यह भी उसमें शामिल मिल जाता है कि कैसे लेखक का मन बनता है कि हमें यात्रा वृत्तांत लिखना चाहिए, यात्राओं को लिपिबद्ध करने की हमें जरूरत है, और कैसे हम हाशिए के देश को, अनिल यादव की वह किताब है ना, गायब होता ये यह भी कोई देश है महाराज, उसमें भी उत्तर भारत आया है और नागालैंड वगैरह का जिस रूप में जिक्र किया गया है, कई बार तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अतिशयोक्ति भी की है और बहुत सारी चीजें उस रूप में नहीं है जिस रूप में अनिल यादव ने उसमें जिक्र किया है। हो सकता है एक बहुत पुरानी बात है, हम लोग उस समय जब थे तो उस पर बात हुई थी, उसी समय हम लोगों ने उस किताब को पढ़ा था। तो वो सारी चीजें शिमला जाते वक्त वहां से जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेखक प्रस्थान करता है तब वो स्वरूप लेना शुरू करता है, और उसके मूल में गिब्बन का एक पंक्ति लेखक ने उद्धृत किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उससे लेखक को प्रेरणा मिली होगी, पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन मुझे लगा कि यही वो सूत्र वाक्य है जिसमें छोटे छोटे डायरी में जगह पाने वाले संस्मरण यात्रा संस्मरण का रूप में हमारे सामने आना शुरू होता है। गिब्बन की जिस पंक्ति को उन्होंने उद्धृत किया है, उन्होंने लिखा है कि दुनिया उन लोगों को का इतिहास जानने में उत्सुक रहती है जो अपने मस्तिष्क की प्रकृति छोड़ जाते हैं। यात्राएं हम सभी करते हैं, मैं भी मक्कड़ तो रहा ही हूँ, स्वभाव से नौकरियां भी घूमने टाइप की ही मिली, अक्सर अकेले ही रह रहा हूँ, जहाँ जहाँ नौकरी कर रहा हूँ तो घूमता ही हूँ, लेकिन वो सूक्ष्म दृष्टि चीजों को और उसको अभिव्यक्त करने की कला जिस प्रकार से प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल जी के पास है, कई बार हम देखते तो जरूर हैं और वो तब महसूस होता है जब शिवप्रकाश शुक्ल जी उसमें लिख देते हैं कि अरे देखो तो इसी चीज को हमने भी देखा था। अब जैसे तोड़ती पत्थर तो निराला, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार निराला ने ही पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को देखा होगा, बहुतों ने देखा होगा, लेकिन निराला जो देख गए वो हम सब नहीं देख पाए। इसी तरह से इन यात्रा संस्मरणों में आपको देखने के लिए मिलेगा, उन यात्राओं में जितनी छोटी छोटी बारीक चीजों पर प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल का ध्यान जाता है। आमतौर पर जब हम घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ जाते हैं तो ये लगता है कि चलो देख लेते हैं, कुछ स्मृतियां हैं, कुछ फोटो खिंचा लेते हैं, कुछ और उस रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसको लिपिबद्ध भी करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा एक उत्तरदायित्व है अगली पीढ़ी के लिए उन यात्राओं के माध्यम से कि हम कुछ दे सकें। यह आपको दाहुम वाली यात्रा में एक छोटा सा प्रसंग आता है जिसमें प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल ये जिक्र करते हैं कि कैसे उस यात्रा की थकान के बाद भी आकर जब वो घर लौटते हैं तो हम आते हैं तो बिस्तर पर निढाल हो जाते हैं जब दिन भर से थक कर लौटते हैं। प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल उनकी बारीकियों को उसको लिपिबद्ध कर रहे होते हैं। विंध्याचल जी जिक्र कर रहे थे कि वो जाते हैं तो किताबों को लेकर जाते हैं, केवल लेकर नहीं जाते हैं, लिपिबद्ध भी लौट कर उस थके भारे समय में जिसमें आमतौर पर हम सो जाना, ये हमें प्रेरणा देती है कि कई बार जब आप यात्रा पर होते हैं उन चीजों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि आप दूसरे को उसके मार्फत से उसके बारे में बता सकें। इस यात्रा वृत्तांत की मेरी नजर में एक और बड़ी खासियत है। मैंने एक बार मजाक में सर से कहा था कि मुझे लगता है सर कि ये टूरिस्ट प्लेस पर इस किताब को जितने संस्मरण आपने लिखे हैं उन सारे संस्मरणों को एयरपोर्ट के पास अलग अलग छोटी छोटी पुस्तिका के रूप में छपवा के उसको रख देना चाहिए। यकीन मानिए जब यात्रा पर जाएंगे आप और उस किताब को, उस संस्मरण को पढ़ कर जाएंगे तो उसको देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। ये बदली हुई दृष्टि और ये जो नजरिया आपको
मिलता है वह भी इस यात्रा संस्मरण की विशेषता है। बहुत लंबा पैनल है, बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है और बहुत सारी आवृत्तियाँ भी हो रही हैं। मंच के सामने हमारे ढेर सारे विशिष्टगण मौजूद हैं। मैं उन सबको अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच